अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2024 से 2025 का है। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना वो ये है कि आपने एक तो अमदाद लॉ की डेफिनेशन बतानी है और आपने जो है ना वो एक इसका एग्जाम्पल वाला पार्ट दिया हुआ है। मतलब एक कह लो कि जैसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये पूरी हमारे पास पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ना सिर्फ यही सवाल है जो कि प्रैक्टिकल वाला है, मतलब जिसमें कैलकुलेशंस आती हैं, बाकी सारा थ्योरी वाला है। ठीक है, तो इसको जो है ना वो अच्छे से समझ लेना। हो सकता है आपको भी एक आधा आ जाए, वैल्यूज़ बस चेंज हो, तो काइंडली कान शान खोल के और समझ के जो है ना वो सुनना है। सबसे पहले हम दाज़ लॉ की डेफिनेशन देख लें। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल है? पैरेलल कंप्यूटिंग का, जो हम पढ़ रहे हैं उसका। किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू प्रेडिक्ट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पीड अप ऑफ द प्रोग्राम को स्पीड अप करने के लिए। व्हेन यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर, जब हम मल्टीपल प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हों तब ये प्रोग्राम को स्पीड अप करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना हम लिमिटेड टास्क देते हैं बाय सीरियल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोग्राम, द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम कैन बी पैरेलाइज। इसमें ये पता चलता है कि कितना पार्ट जो वो पैरेलाइज्ड है, कितना पैरेलाइज नहीं है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल से जो हम समझेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल क्या दी हुई है? सपोज अ कोड कंटेन 80% पैरेलल कोड। 80% आपका ऐसा कोड है जो क्या है? पैरेलल है। देन व्हाट विल बी द स्पीड अप अकॉर्डिंग टू द अमदाज लॉ रनिंग ऑन 8 प्रोसेसर। एक तो प्रोसेसर की उसने तादाद बतानी है आपको और एक आपने बताना है कि कितना पार्ट उसका पैरेलल है। ठीक है, अब जो है ना, अब हमें पता है जी लेट अ कोड कंटेन 80% पैरेलल कोड। ठीक है, इसको हमने जो है ना इसकी परसेंटेज आपने निकाल लेनी है। कैसे परसेंटेज निकालते हैं वाला? 80 अगर परसेंट हो तो उसको जो है ना वो 100 से डिवाइड कर दो और वो 0.8 और जो है ना फिर वो 0.8 करते हैं तो फिर जो है वो नीचे 100 आता है। इस तरह कुछ करके 0.8 आ जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ रनिंग प्रोसेसर कितने हैं उसके पास? नंबर ऑफ एन कितने? 8 है। अब हमारे पास अमदाद लॉ का फार्मूला क्या है? एस। ठीक है, ये स्पीड अप इसको कहते हैं। पी होता है पैरेलल पार्ट, 1 माइनस एफ प्लस एफ पी। ठीक है, अब एफ हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द कोड सीक्वेंशियल। ठीक है, एफ अब किस तरह से निकलेगा? ठीक है, अब ये जो है ना वो मैं आपको समझाने लगी हूँ, तो ज़रा कान खोल लेना है। पहले तो आपने 80% का जो है ना वो क्या निकाल लेना है? 80% का 0.8 की फॉर्म में निकालना, मतलब पॉइंट की फॉर्म में निकाल देना। अब सीरियल पोर्शन मतलब ऐसा पोर्शन जो पैरेलाइज्ड नहीं है। ठीक है, अब 80% ज़ाहिरी सी बात है ऐसा पार्ट है जो क्या है? पैरेलल है। अब कितने परसेंट जो पैरेलल नहीं होगा? 100 में से कितने माइनस कर दो? 80 माइनस कर दो, 20 आ जाएगा। तो 20% ऐसा है जो कि क्या है? सीरियल है, मतलब सीरीज़ वाइज चल रहा है, पैरेलल नहीं है। तो ठीक है, अब हमने इसको भी क्या करना है? 0.2 लिख लेना है, मतलब परसेंटेज से हटा के लिख लिया। अब आपका एफ़ क्या बन जाएगा? 0.2 0.2 0.80 से आपने क्या कर देना? सॉरी, यही था ना हमारे पास फार्मूला, 0.80 0.8 और डिवाइड कर देना आपके जितने प्रोसेसर थे, नंबर ऑफ प्रोसेसर थे, ये सॉरी नंबर ऑफ आपके प्रोसेसर हैं। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वही है क्या वाला? ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ दैट इज़ ये आपकी है। हमारे पास क्या था? ये वाला, ये हमारे पास टोटल मतलब पार्ट था फ्रैक्शन का, मतलब वो सारा पार्ट जो मतलब पैरालाइज्ड था वो 0.80 था, ये भी 0.80 है। 1 माइनस 0.80 करोगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस जितना भी आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय पैरेलल पार्ट कितना है? ये तुम्हारे पास 8 था। जितना भी आपके पास आ रहा है ना आपने आंसर निकाल देना। ये आंसर आ रहा है, इसको जो अगर वो इसकी फॉर्म में लिखें तो वो ये बनता है। ठीक है, मतलब 8 प्रोसेसर अगर लगाएं तो इतना जो है ना, इतना हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपली अमदाद लॉ था। अगर अमदाद लॉ की वो सिर्फ आपको कह लो कि अमदाद लॉ पूछ लेता है और पूछ लेता है क्यों इस्तेमाल होता है, कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं देता, तो बेटा आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने इसके फार्मूले को एक्सप्लेन करना है और बस यही बताना है कि हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हेडिंग बना के लिख लेना है। ओके हो गया, ये था इसका ए पार्ट, इसका ए पार्ट पेपर का। अब दूसरा पार्ट क्या है? आपने रेस कंडीशन बतानी है, म्यूटेक्स लॉक्स बैरियर्स एंड देयर इन यूज इन पैरेलल प्रोग्रामिंग। आई थिंक सो मेरे नोट्स हों। अच्छा, तो ये मैंने जो है ना वो इनका काम जो है वो लिखा हुआ है, तो बस आपने भी इनके काम याद रखने हैं। ये प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की टर्म में ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सीमाफोर। ये एक वेरिएबल है जो कंट्रोल करता है शेयर के एक्सेस को। शेयर एक्सेस किस चीज़ के? रिसोर्सेज को शेयर करना, किसके थ्रू? बाय मल्टीपल प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, अगर तो रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हमारे पास वैल्यू 1 होगी और अगर अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू 0 होगी। ठीक है, उसके बाद आता है म्यूटेक्सेस। म्यूटेक्सेस ये क्या है? लॉक की तरह काम करते हैं। ये अलाउ करते हैं जब प्रोसेस जो है ना
ओनली वन प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्सेज एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है ना वो शेयर कर पाएगा मेमोरी को, नहीं तो फिर ये क्या लगा देगा, अगर वो मतलब बिजी है प्रोसेसर तो ये उसको लॉक कर देगा। और क्रिटिकल सेक्शन जो है ना इसमें इंक्लूड किया जाता है जब प्रोसेस जो है ना ओनली एट वन टाइम, मतलब इसकी सिंपल एग्जांपल बताऊँ तो इसमें जो है ना वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, बेटा आपने शायद याद भी हो पढ़ा हो। अब एक क्रिटिकल सेक्शन जो है ना वो होता है, अब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है ना वो आ रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले P1 गया, जब P1 गया ना तो इसने लॉक लगा लिया खुद को, जब तक P1 अपना काम ख़त्म नहीं कर देता इसका लॉक नहीं खुलेगा, ठीक है। जब P1 अपना काम ख़त्म करके इधर चला गया फिर जो है P2 अंदर जाएगा, फिर P2 ख़त्म होगा फिर P3 जो है ना वो अंदर जाएगा। इस तरह इसका काम होता है, म्यूटेक्स इसका काम होता है। लॉक्स की बात करें तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स अलाउ ओनली अथोराइज यूजर। ये करता है मतलब ये करता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, इसमें सिर्फ उसको अलाउ किया जाता है जिसको आप एक्सेस देते हैं, मतलब ओनली अथोराइज यूज़र। बाइनरी लॉक इसमें होते हैं 0 1, काउंटिंग लॉग इसमें इस्तेमाल होते हैं जी रीड और राइट करने के लिए, इसमें ये लॉग से जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा हमारे पास था, एक तो उसने पूछा जो है ना हम ये तो डिफरेंट थे ना, तो इसमें हमें पेपर में क्या पूछा हुआ था, रेस कंडीशन और कोर कंसेप्ट जो पूछे हुए थे। कोर कंसेप्ट इन पैरेलल कंप्यूटिंग में कौन कौन से हैं, रेस कंडीशन, म्यूटेक्सेस, लॉक्स और बैरियर, ठीक है। अब रेस कंडीशन क्या है, रेस कंडीशन की सिंपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ ना, तो रेस कंडीशन में ये होता है कि अगर एक A1 स्टूडेंट है और एक A2 स्टूडेंट है, B2 लगा लें, B लगा लें, A और B है, अब दोनों के पास बुक्स हैं, एक के पास उर्दू की बुक है, एक के पास इंग्लिश की बुक है। अब इसने भी बुक पढ़ ली है, इसने भी बुक पढ़ ली है, अब ये दोनों अपनी बुक्स को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। वो कह रहा है, ए वाला कह रहा है कि पहले मुझे बी वाला बुक दे, बी वाला कह रहा है पहले मुझे ए वाला बुक दे, ठीक है। तो मतलब दोनों में ना वो एक रेस टाइप चली हुई है, दोनों एक दूसरे का वेट भी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को दे भी नहीं रहे, तो ये क्या होती है, रेस कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तब आती है जब 2 और मोर थ्रेड यहाँ प्रोसेस करते हैं शेयर्ड डाटा को एक्सेस करते हैं कॉन्क्यूरेंटली, मतलब एक ही टाइम में, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, आउटकम डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक प्लेस। ये आउटकम उस पर मतलब इसका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है जिसका पर्टिकुलर ऑर्डर या जिसकी टाइमिंग जो है वो मतलब अच्छी हो, जैसे कि टाइमिंग जिसने पहले एक्सेस किया होगा उसको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो आप इसमें जो है ना वो ये वाली एग्जांपल भी दे सकते हो, ये भी कह सकते हो कि एक थ्रेड के पास बुक है, दूसरे थ्रेड के पास बुक है, तो दोनों रीड आउट करनी है, तो ये ठीक है। और इसमें जो है डाटा फिर क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, फिर डाटा जो है उसकी असल फॉर्म जो है ना वो नहीं रहती, ठीक है। तो ये रेस कंडीशन है, ये इसका रिजल्ट है। म्यूटेक्सेस लॉक्स जो है हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बैरियर क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट है जहाँ पर तमाम थ्रेड्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें जो काम है या और प्रोसेस मस्ट स्टॉप एंड वेट अंटिल द थ्रेड हैज़ रीच द पॉइंट वेयर इट बिफोर अलाउड टू प्रोसीड। मतलब कहते हैं कि इसमें जो है ना मल्टीपल प्रोसेस जो है ना वो इकट्ठे काम करते हैं, जब तक एक प्रोसेस जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाता बाकी सारे वेट करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो एग्जांपल रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखें तो इसमें रेस कंडीशन की एग्जांपल देखेंगे, दो जो है ना वो लोग चल रहे हैं और वो एक नैरो गली में, मतलब तंग सी गली में जो है ना वो इकट्ठा जाना चाह रहे हैं, हालांकि एक ही स्पेस है गुजरने की लेकिन दोनों जो है वो कह रहे हैं हमने इकट्ठे जाना है, ठीक है। उसके बाद म्यूटेक्स लॉक्स की बात करें तो जैसे कि बाथरूम की है कि मतलब जब तक वो दरवाजे को की नहीं लगेगी तो वो दरवाज़ा की नहीं खोलेगा, मतलब लॉक लगा देते हैं जैसे। और तीसरा क्या था हमारे पास, बैरियर में क्या है कि एक टूअर जो है वो ग्रुप वेटिंग फॉर एवरीवन टू अराइविंग द बस बिफोर डिपार्टिंग, मतलब टूअर है, मतलब एक जैसे थ्रेड्स हैं वो वेट कर रहे हैं हर किसी एवरीवन का कि वो बस मतलब किस चीज़ का करें, बस का आएगा बिफोर डिपार्टिंग। मतलब जैसे बच्चे अब आते हैं, बच्चे जब ट्रिप पे जाना हो तो एक बस होती है ना, तो सारे लाइन से लग के जो है वो बस का इंतज़ार करते हैं कब आए और कब उस पर जो है ना बच्चे चढ़ें और फिर जाएँ, तो ये हिसाब किताब होता है। अच्छा, ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो हो चुका हुआ है डन। उसके बाद आते हैं जी कैशे कोहेरेंस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि ये मैंने पास पेपर में देखा था, तो इसको जो हम देखते हैं। कैशे कोहेरेंस एक फंडामेंटल कंसिस्टेंसी इशू है जो कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में अकर होती है जब ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन प्राइवेट कैशे बट शेयर्स अ कॉमन मेन मेमोरी, ठीक है। ये क्या है जी, जब क्या मतलब क्या इशू क्या है इसका, ये एक सबसे पहले क्या एक फंडामेंटल कंसिस्टेंसी इशू है, मल्टी प्रोसेसर में आता है, ठीक है। कब आता है, जब हर प्रोसेसर की अपनी कैशे मेमोरी है लेकिन जब वो शेयर करता है मेन मेमोरी को, ठीक है। इट रेफर्स टू अनयूनिफॉर्मली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा अक्रॉस दीज मल्टीपल लोकल कैशेस, ठीक है। इसकी सिंपली मतलब इसका काम पता क्या है, अब देखें इसका जो है ना वो काम ये होता है कि एक तो जो है ना वो मेमोरी है जो शेयर्ड हुई है,
सबके पास मतलब डिफरेंट प्रोसेसर लगे हुए हैं और सबके पास जो है ना वो मेमोरी शेयर हुई हुई है। एक होती है प्रोसेसर की अपनी मेमोरी भी होती है, ठीक है, एक इसके पास इसकी अपनी मेमोरी भी होती है, ठीक है। अब अगर शेयर्ड मेमोरी में वो चीज़ जो है ना अपडेट हो जाती है, जैसे x की वैल्यू लगा लो, x की वैल्यू जो है ना पहले यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 6 थी, ठीक है। अब इधर जो है ना अपडेट होके 7 हो जाती है, इंक्रीमेंट लगा या जैसे भी लगा, अब इंक्रीमेंट लग गया, इधर शेयर्ड मतलब हो गई, इसने इसको शेयर्ड किया, इसकी भी 7 हो गई, लेकिन इसकी अपनी मेमोरी शेयर वो जो थी वो अपडेट नहीं हुई। तो ये एक कैशे कोहेरेंस का जो है ना वो मसला है, ठीक हो गया। अब इसको हम देखते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है। इन पैरेलल सिस्टम मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द सेम डाटा ब्लॉक कैन एग्जिस्ट सिमुलेटेनियसली इन डिफरेंट कैशेस। वो कहता है कि यही बात है कि मल्टीपल डाटा जो है ना वो आपका डिफरेंट कैशेस में स्टोर होता है। अगर एक प्रोसेसर ने मॉडिफाई कर दिया है शेयर्ड वेरिएबल में विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर, दूसरे को इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर बाकियों में इनकन्सिस्टेंट हो गए, जाहिर सी बात है डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैंने ये बात बताई कि इसने जो है ना वो इसने जो है ना अपडेट कर दी, इसने इसको बता दिया अपडेट कर दी, इसको नहीं बताया, तो जाहिर सी बात है एक ही x की वैल्यू है, इस इधर 6 है इधर 7 है, तो फिर क्या है डाटा हमारा इनकन्सिस्टेंट हो गया है, ठीक है, डिफरेंट हो गया। अब एग्जांपल की बात करें, वो एग्जांपल आप इसकी भी दे सकते हो, ठीक है, या ए बी करके सिनेरियो करके भी समझा सकते हो। डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ कैशे कोहेरेंस, ये बी पार्ट है आपका, ठीक है। ये अब क्या है, इसमें जो है ना वो डिफरेंट अप्रोचेज कौन सी है, सबसे पहले आती है स्नूफिंग, बस बेस्ड प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल होते हैं। ऑल कैशे कंट्रोल्स स्नूफ मतलब मॉनिटर किए जाते हैं शेयर्ड कम्युनिकेशन बस के थ्रू। मैकेनिज्म इसमें क्या है, जब प्रोसेसर मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये ब्रॉडकास्ट मैसेज दे देता है बस को, ठीक है। और फिर जो है ना फिर कैशे, इसमें सिस्टम ये क्या होता है कि ये एक बस लगी होती है, बस पेपर है तो इस पर समझाती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी ये जो है ना वो कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, और इनकी अपनी अपनी मेमोरी भी इनके साथ है। अब क्या करता है, ये बस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, तो इधर जो है ना स्नूफिंग क्या करता है, स्नूफ जिसको हम कहते हैं स्नूफिंग या स्नूफ, ये क्या करता है बस मैकेनिज्म पे मबनी है ना ये, तो ये क्या करता है इसमें जो है ना वैल्यूज़ को अपडेट कर देता है, बस के थ्रू वैल्यू अपडेट करता है। जब बस के थ्रू वैल्यू अपडेट करता है, बस सबके साथ कनेक्ट होती है, वो सबकी वैल्यू को अपडेट कर देती है, ठीक है। तो ये सिंपली इसका काम है। और इसके अलावा जो है एक्शन करें, इफ़ कैशे डिटेक्ट्स एंड अदर प्रोसेसर राइटिंग ब्लॉक ऑफ कोड इट ऑल्सो होल्ड आइदर इवैल्यूएट, मतलब अगर एक ने अपडेट किया तो दूसरा भी अपडेट कर देगा, अगर एक ने कॉपी किया दूसरा भी कॉपी कर लेगा। उसके बाद आ गया बेस्ट फॉर स्मॉल स्केल के लिए जो है ना, या लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसर के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि अगर ज़्यादा सारे प्रोसेसर लगे होंगे तो फिर जाहिर सी बात है अगर बस हमारी जो है वो तार सी जो लगाई हुई है वही ख़राब हो गई तो फिर उसका काम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आता है डायरेक्टरी बेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एवरी मूव, मतलब उसमें ब्रॉडकास्टिंग वाला था ना, इसमें वो कहता है कि अगर हमने ब्रॉडकास्टिंग के अलावा हम इसमें सेंट्रलाइज या डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी को ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रलाइज या डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इस तरह, ठीक है, इस तरह ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है, समझ तो सबको आ ही जाती है। ये हमने क्या किया, हमारी मेमोरी शेयर्ड है, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी है। अगर हमने अपडेट करना है तो हमने इस सेंटर हब को ही अपडेट कर देना है, तो फिर वो सबके साथ कनेक्ट है तो वो सबको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ये इसका काम है, ठीक है। इसको जो है ना वो आप लोगों ने पढ़ लेना है, यही वाली बातें जो है ना वो लिखी हुई हैं। अगर इसको जो है ना वो हम लार्ज स्केल मल्टी प्रोसेसर में जो हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये कौन सा है हमारे पास, सी पार्ट भी था कोई पेपर में, देखें कैशे कोहेरेंस पूछा हुआ है, अप्रोचेस पूछा हुआ है, और डिफाइन मैसी प्रोटोकॉल ऑफ कैशे कोहेरेंस। कैशे कोहेरेंस का मैसी प्रोटोकॉल भी उसने पूछा हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें बताना ही पड़ना है। अच्छा, मैसी प्रोटोकॉल क्या है, ये है जी पता नहीं क्या लफ्ज़ है, नॉन एज Illinius protocol is widely used राइट बैक कैशे कोहेरेंस प्रोटोकॉल। राइट बैक कैशे कोहेरेंस प्रोटोकॉल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है बाय 1 और 4 स्टेट ऑफ कैशे लाइन, ठीक है। अब इसके जो है ना वो, अब इसके जो चार जो लफ्ज़ है ना उनको समझते हैं। मैसी स्टैंड फॉर मॉडिफाइड, इसमें क्या होता है, कैशे लाइन इज़ प्रेजेंट ओनली इन द करंट कैशे एंड इज़ डर्टी, इट हैज़ बीन चेंज। वो कहता है कि कैशे लाइन जो है ना, एक कैशे लाइन ओनली वन,
ठीक है, वो लाइन जो प्रेजेंट होती है और वो चेंज भी हो सकती है। मॉडिफाइड का मतलब ये है ना, अपडेट हो सकती है। अगर इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद मेन मेमोरी, अगर तो वो मेन मेमोरी के साथ इनकंसिस्टेंट है तो हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मतलब चेक करेंगे कि हमारी जैसे ये मॉडिफाइड का क्या काम है, मॉडिफाइड का काम सिंपली क्या है, ये एक शेयर्ड मेमोरी है और एक हमारी इसके साथ जो प्रोसेसर लगा है उसकी मेमोरी है, दोनों को चेक करेगा। ठीक है, मॉडिफाइड का काम है, इसकी मेमोरी को भी चेक करेगा, इसकी मेमोरी को भी चेक करेगा, लाइन वाइज एक दफ़ा। ठीक है, इसी तरह दूसरे को मतलब एक दफ़ा चेक करेगा। अब देखेगा इसकी मेमोरी अगर तो सेम है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर दोनों को क्या कर देगा, मॉडिफाइड कर देगा, मतलब सेम कर देगा। एक्सक्लूसिव की बात करें, द कैशे लाइन इज प्रेजेंट ओनली इन द करंट कैशे, मतलब वही जो लाइन एक करंट कैशे में एक जो लाइन चल रही है, ये क्या करेगा, उसको क्लीन करेगा, मैचेस मेन मेमोरी, नो अदर प्रोसेस हैज़ अ कॉपी। ठीक है, वो ये चेक करेगा कि कोई और बाकी प्रोसेसर के पास ये वाली वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, कॉपी किसी की भी जो है ना वो रहने नहीं देगा। उसके बाद आ जाएगा शेयर्ड, द कैशे लाइन इज क्लीन, मतलब अगर तो मेन मेमोरी के साथ वो मैच कर रही है और मे बी प्रेजेंट इन अदर प्रोसेसर कैशे एज वेल, तो फिर ये भी देखेगा कि वो बाकियों के साथ उनके मतलब अगर इसके साथ जो है वो क्या है, अपडेटेड है, मतलब इसकी वैल्यू अगर x की 7 है, फिर वो क्या करेगा, दूसरे प्रोसेसर जितने प्रोसेसर इसके साथ अटैच है उनमें सब में देखेगा कि क्या उनके पास 7 ही वैल्यू है। ठीक है, और तीसरा क्या है, इनवैलिड, अगर तो वो वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है जी, मतलब मैच नहीं होती। ठीक है, डर्टी है, डर्टी मतलब होता है नहीं मैच होना, क्लीन मतलब मैच है। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, उसको इनवैलिड करार दे देगा। स्टेट ट्रांजिशन लॉजिक, ठीक है, रीड हिट सबसे पहले क्या करेगा, द स्टेट रिमेन अनचार्ज। रीड मिस, द प्रोसेसर फैचेज द डाटा, प्रोसेसर जो है डाटा को फैच करेगा। इफ़ नो वन कैशे हैज इट, अगर किसी कैशे के पास नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, द स्टेट बिकम एक्सक्लूसिव, तो स्टेट एक्सक्लूसिव बन जाएगी। इफ़ हैव इट्स एंड अदर, वो सारा जो है ना ये प्रोसेस बताया हुआ है। तो अगर आपने ये आपने कर भी लिया तो इट्स ओके, बस बाकी छोड़ देना। अगर आपको कैशे कोहेरेंस पे लॉन्ग आ जाता है तो इसके अलावा आप कैशे कोहेरेंस लिखोगे, उसकी एग्जांपल लिखोगे। इसके अलावा आपने दो अप्रोचेज जो हमने पढ़ी हैं आपने वो लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने मैसी प्रोटोकॉल बता देना कि इसमें मैसी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास ये सारा काम। ओके हो गया। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल, कितना की लंबा है, चलो खैर अब ये करते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास मेमोरी आ गया। तो इसका जो है ना वो काम यही है। ये एक मॉडल है इन विच द कंपोनेंट्स लोकेटेड ऑन द नेटवर्क कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस ओनली बाय मैसेज पासिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपली आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब से ही हमें समझ आना चाहिए कि इसमें जो है ना वो हमारा जो है ना हमारे सारे कंप्यूटर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमारी कॉलेज की डाटाबेस लगा लें, अगर हमारे एक ही सिटी में 3 बिल्डिंग्स हैं ना एक ही कॉलेज की, तो वो तीनों में जो डाटाबेस है वो क्या होगी, सेम होगी। और वो हमारा जो सर्वर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तीनों जो है ना वो कह लो कि बिल्डिंग्स में। अगर एक में मसला होता है या एक वो ख़त्म हो जाती है या वो कह लो कि आग वगैरह लग जाती है तो बाकी दोनों सेव रहेंगी। डिफरेंट हैज़ डिफरेंट वीएस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, has different, or we can say that their own memory not shared. Each processor has private memory but the single memory is shared. There are two types of the data, एक हमारे पास local data होता है, एक हमारे पास remote data. Local data होता है stored in one computer और remote data होता है data stored in another remote computer. ठीक है, और workstation है, सॉरी ये all workstation is connected through a single networking devices by interconnected with one in other in the share. मतलब ये सिंपल उसकी बात ये समझाने की कोशिश करें। डायग्राम नेटवर्क हब लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो CPU क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इनकी मेमोरी अलग है, इनकी मेमोरी अलग है, इनकी मेमोरी अलग है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये एक जो है ना उनका मेन सॉफ्टवेयर है और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, अब इनके लिए चैलेंजिंग क्या होते हैं, उससे चैलेंजेस भी आपसे जो है ना वो पूछे हुए हैं पेपर में, वो देखते हैं। हाउ टू हैंडल कॉमन डाटा इन ईच शेयर्ड मेमोरी। क्वेश्चन अब ये आता है कि आपने किस तरह से हैंडल करना है कॉमन डाटा हर मेमोरी में। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हाउ डाटा इज़ डिवाइडेड, डाटा को किस तरह डिवाइड किया जाएगा। स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, हर वर्क स्टेशन के पास अपना डाटा हो और वो और डाटा इंटर रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर वर्क स्टेशन डिफरेंट डाटा होता है और जो रिलेट कर रहा होता है तो वो स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, नेटवर्क है तो ये 3 डिवाइड हुए हैं, दिस इज़ नॉट अ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। नोड टू नोड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स, इट डिपेंड्स ओनली प्रॉब्लम्स हाउ टू डिवाइड इट। देयर आर 2 वेज होते हैं हमारे पास, एक होता है मूव ऑन द डिमांड और मूव डाटा ऑन द प्रेडिक्टेड इन एडवांस टेक इट ऑलरेडी। वो कहता है कि जब एक कंप्यूटर में डाटा है तो वो लोकली स्टोर है, लेकिन जैसे ही नेटवर्किंग करेंगे तो शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। स्टैटिकल तब रखना है जब हमें लोकली
कंप्यूटेशन हो या लोकली तौर पर ख़ुद ही मैनेज करना पड़े इसलिए। अच्छा, सिंपली वो ये कहना चाह रहा है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाते हैं, कि हमारे पास जो चैलेंज आ जाते हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो है वो कह लो कि क्या इशू तो हमने पढ़ा हुआ कि किस तरह से मैनेज करना है, हाउ टू हैंडल कॉमन डाटा इन ईच शेयर्ड मेमोरी। मतलब कि ये देखो, जैसे एक ये नेटवर्क है, इसमें स्टूडेंट का डाटा है, स्टूडेंट की डाटाबेस है, इसमें एडमिन का डाटाबेस है, इसमें टीचर का डाटाबेस है। वो कहता है कि आपने हर डाटा को, कॉमन डाटा को किस तरह से शेयर करना है। मतलब अब देखो, एक हमारे पास, ये दो हमारे पास, ये तीन बिल्डिंग्स हैं, वही बिल्डिंग वाली एग्जांपल लगा लो। अब इसमें जैसे हमारे पास कॉमन डाटा होगा, इसका कॉमन डाटा भी होगा, इसका कॉमन डाटा भी होगा, इनको आपस में शेयर्ड कैसे करना है, वो ये कहना चाह रहा है। तो जाहिरी सी बात है, फिर हमें शेयर्ड मेमोरी इस्तेमाल करना पड़ेगी इसके हल के लिए। ठीक है, इसका ये हल है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम सॉल्व्ड हाउ टू डाटा इज डिवाइडेड। ठीक है, अगर तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका डाटा को डिवाइड कैसे करना है, तो उसको डिवाइड को हम कैसे डाटा को डिवाइड करेंगे, स्टूडेंट डाटा को अलग कर देंगे, एडमिन डाटा को अलग कर देंगे और टीचर्स के डाटा को अलग कर देंगे। उसके बाद आता है स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हर वर्क स्टेशन के पास अपना डाटा है। अच्छा, स्टैटिकल में क्या होता है, सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास डाटा की पार्टीशन होती है, मतलब डाटा को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डाटा को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डाटा डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जाती है, मतलब हर डाटे का कुछ हिस्सा होता है और हम उसमें जो है वो कुछ स्टैटिकल, जैसे स्टैटिक्स में आपने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, सम वगैरह, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो निकालना, वो अप्लाई करना, उसको हम कह देते हैं स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कहता है कि अगर डाटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना मुश्किल होगा हमारे लिए ये जो है ना वो, उसमें ये स्टैटिकल, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कैलकुलेशन है, इसको परफॉर्म करना। ठीक है, तो वो कहता है कि कितना मुश्किल होगा। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए हमें जो है ना पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो है ना अपने डाटा को किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो और हम डाटा को अपना मूव किस तरह से करें, तो उसको किस तरह से मूव करना है, एक तो मूव तब करना है जब डिमांड हो, और एक मूव तब करना है जब डाटा कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस एंड टेक इट ऑलरेडी। ठीक है, जब एडवांस प्रिडिक्टेड किया जाए या मूव्ड ऑन इन डिमांड। ठीक है, अब ये है, अब हमारे पास जो है ना एग्जांपल आती है ग्रिड कंप्यूटिंग की। अब जाहिरी सी बात है, कुछ हमारे पास हमारी बिल्डिंग में ऐसी नोड्स भी होंगी या ऐसे कंप्यूटर्स भी होंगे जिनमें हम चाह रहे होंगे कि हम उसमें जो है वो डाटा उसमें अपडेट ना करें चीज़ें, मतलब वो ऑलरेडी अपडेटेड है या उसको जो है वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चेंज करना हो तो हर नोड पर अलग अलग करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है ना ग्रिड कंप्यूटिंग, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मतलब हर नोड का काम जो है वो अलग अलग परफॉर्म हो। ठीक है, इसके अलावा बस ये जो है ना वो ख़त्म हो गया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो इसको जो है थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। ठीक है, इसके चैलेंजेस को सबसे पहले है जी हमारे पास हेट्रोजेनिसिटी। द सिस्टम मस्ट इंटीग्रेट वेरियस हार्डवेयर, सीपीयूज, ARM और ठीक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। मिडलवेयर इज टिपिकली यूज्ड टू मेक दिस डिफरेंस। सिर्फ वो कहता है कि सिस्टम को मस्ट जो है ना वो वेरियस छोड़ दें, इसको मुश्किल है ये। स्केलेबिलिटी की बात करें तो सिस्टम वाला स्केलेबल होना चाहिए। इफ़ इट रिमेन्स इफेक्टिव एज अ नंबर ऑफ द यूज़र और रिसोर्सेज इंक्रीज। अगर तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज या कह लो कि प्रोसेसर या यूज़र जो हैं वो क्या रह रहे हैं, अफेक्टिव रह रहे हैं, तो हमारा सिस्टम स्केलेबल होगा। ठीक है, द रिक्वायर अवॉइडिंग सेंट्रलाइज बॉटल नेक्स लाइक अ सिंगल डाटाबेस और सर्वर। तो ये चीज़ जो हमें अवॉइड करती है या बचाती है बॉटल नेक से। बॉटल नेक कहते हैं वो जैसे सेंट्रलाइज वाला काम होता है। जाहिर सी बात है, हम पढ़ ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहे हैं। सेंट्रलाइज में क्या होता था कि हमारा जो है वो डाटा क्या होता था, एक सेंटर में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सारे उसके साथ कनेक्ट हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़े कि मतलब हर कंप्यूटर है और उसके साथ उसकी अपने साथ उसकी मेमोरी है। ठीक है, ये काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें जो है वो CIA ट्रेड्स जैसे होते हैं ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनका जो है ना वो क्या, इनके लिए जो है ना वो सिक्योरिटी को मैनेज करना मुश्किल है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो जाहिर सी, अब देखो ना, अब हम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए अपने कंप्यूटर्स, जाहिर सी बात है हर किसी की सिक्योरिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों को पता है कि आजकल का दौर जो है वो हैकिंग शैकिंग वाला है। फॉल्ट टॉलरेंस की बात करें तो हमारी जो है वो डाटा की कॉपीज़ भी जनरेट हो जाती हैं और वो गलत डाटा की कॉपीज़ भी जनरेट हो जाती हैं, अपडेटेड डाटा की कॉपीज़ नहीं जनरेट होती। मतलब हर साइट पर रहकर अपडेटेड डाटा को रखना या ऑल कॉपीज़ उसके हैंडल करना, ये भी क्या एक चैलेंज है। उसके बाद आ गया जी ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपने अपने यूज़र को सिर्फ वही दिखाना है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ दिखा दी जो कि मतलब सर्वर की थी या कोई जो चीज़ अपनी इनविजिबल रखनी थी वो दिखा दी, तो ये भी आप लोगों के लिए क्या
खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चैलेंज है इसको भी मेंटेन करना। कॉन्करेंसी कंट्रोल की बात करें, जब मल्टीपल यूज़र जो है वो एक्सेस करेंगे शेयर्ड मेमोरी को एट द सेम टाइम, तो फिर क्या होगा कि डाटा की कंसिस्टेंसी और वो जैसे कह लेंगे लोड पड़ता है सिस्टम पर एक ही टाइम पे, तो उसको मैनेज करना जो है ना वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बस ये इतना, इसने चैलेंजेस ही पूछे हुए थे आपसे। उसके बाद है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, द डिस्ट्रिक्शन बिटवीन टू सिस्टम इज अच्छा, उसके बाद है जी सिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि स्ट्रिक्ट अपर बाउंड ऑन द टाइम रिक्वायर्ड और एनी प्रोसेस ऑफ द परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नो एक्सेप्शंस टाइम, मतलब इसमें क्या है कि कम्प्लीटली आपको जो है ना वो एक टाइम में अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसमें टाइम बाउंड की बात करें, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, मैसेज डिलीवरी, क्लॉक ड्रिफ्ट आर नॉन बाउंडेड, बाउंड किए जाते हैं, मतलब एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है। डिज़ाइन की बात करें, ये ईजी इनका डिज़ाइन होता है। ठीक है, टाइम आउट्स टू डिटेक्ट फेल्यूर्स, मतलब अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो वो टाइम से जो है ना वो क्या हो जाता है, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इफ़ द मैसेज कैन नॉट अराइव द टाइम, अगर एक मैसेज जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो फिर क्या होता है, तो सेंडर को जो है ना वो हम सेंडर पे देखना पड़ता है कि क्या इशू आ रहा है। इसमें जो है ना वो ये वाला काम होता है, वो जैसे वो हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा था, कुछ डायग्राम से अगर याद हो तो वो एक साइड पे यूं था और ऐसे सिंक्रोनिसली हम हमारा मैसेज आता था, सेंडर जो है वो भेजता था और फिर रिसीवर जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता था कि आपका डाटा आ गया हो। इसमें जो है ना टाइम लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतने टाइम में सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजना है। ठीक है, रियलिटी की बात करें तो दीज आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ये ज़ाहिर सी बात है ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है किसी इलाकों में इंटरनेट की ख़राबी की वजह से, कनेक्शन की वजह से वो जो टाइम जो है वो जो दिया होता है वो गुजर जाता है। एसिंक्रोनस की बात करें, इसमें कोई टाइम वगैरह नहीं होता। ठीक है, इसमें नो टाइम बाउंड है, वही वाली बात आ गई। फिर इसमें डिज़ाइन की बात करें, ये हार्डर टू डिज़ाइन, मतलब इनका डिज़ाइन जो है वो हार्डर होता है, उनका सिंपल था, इनका हार्डर है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो FLP इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम स्टेट जो है सिंक्रोनाइजेशन को इस यूज़ करता है। बस ठीक है, उसके बाद अगर रियलिटी की बात करें तो मोस्ट रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसे कि इंटरनेट एसिंक्रोनस है, मतलब इसमें जो है ना वो जैसे ईमेल की सिस्टम लगा दें। ईमेल में क्या होता है कि जब आपके पास इंटरनेट होता है तो आपको ईमेल जो है ना वो रिसीवर तक पहुँच जाती है। ठीक है, अब उसमें जो है ना थोड़ा सा उसने डिफरेंस बताया कि इसमें बाउंडेड सिस्टम होता है, इसमें अनबाउंडेड सिस्टम होता है। इसमें वैल्यूज़ नॉन होती हैं, इसमें वैल्यूज़ अननोन होती हैं। एग्जीक्यूशन टाइम, मैसेज डिले की बात करें तो इसमें जो है बाउंडेड किया जाता है, इसमें वेरिएबल होता है, मतलब बाउंड कर दिया जाता है, इसमें आप जिस मर्जी टाइम भेज सकते हो। क्लॉक ड्रिफ्ट की बात करें, इसमें भी क्या है, क्लॉक ड्रिफ्ट हमें मालूम होता है, मतलब टाइम हमें मालूम होता है और बाउंडेड होता है। इसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें कोई नहीं पता होता कब आएगा कब नहीं। फेलियर की बात करें, इसमें ईजीली हम अपना जो है वो कह लें कि हमारा मैसेज अगर नहीं रिसीव हुआ तो हम ईजीली अपना जो है वो मसला या प्रॉब्लम या फेलियर को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसमें हमें डिफ़िकल्ट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम, और इसमें इंटरनेट और क्लाउड सर्विसेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। शुक्र है जी पेपर भी कंप्लीट हुआ, वाह ही लंबा पेपर सीगा। अब मुझे इसके नोट्स निकालने दें, निकल आए। अच्छा, फ्लाइंग टैक्सोनॉमी क्या है कि इसको जो है ना माइकल जे फ्लाइंट बॉर्न जो हुआ था 20 मई को 1934 को, इसने एक अमेरिकन प्रोफेसर बोल के सारा प्रोसेसर ही चढ़ा हुआ है, एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसने एक लॉ जो है वो फ्लाइंग टैक्सोनॉमी का लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक मेथड था कि आप अपने डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, बस इसका ये काम था जो कि 1966 में प्रपोज हुआ। क्लासिफिकेशन बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी दो तरह से होती थी, इंस्ट्रक्शन बेस और स्ट्रीम बेस। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में क्या होता था कि इंस्ट्रक्शंस मूव टूवर्ड द डाटा, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है वो डाटा की तरफ मूव करती थी, जैसे कि रैम मेमोरी की तरफ जा रही है, मेमोरी सीपीयू की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि ए बी दो चीज़ें जो है ना वो ऐड हो रही हैं। अब ए बी के हमारे पास डाटा है और प्लस इन पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रही है। डाटा स्ट्रीम की बात करें तो इसमें क्या था, डाटा मूव टूवर्ड द सीपीयू, तो इसमें भी क्या था, रैम सीपीयू की तरफ जा रहा है। जैसा कि अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें डाटा जो है ना, डाटा पे ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई हो रहा है, और इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस अप्लाई हो रही हैं डाटा पे, मतलब प्लस सिंबल अप्लाई हो रहा है डाटा पे। ठीक है, इसमें जो है वो ये जो हमने एक पढ़ी थी ना, इसमें अब इसमें हम चारों पढ़ लेते हैं ताकि अगर ये आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो अगर ये आ जाती हैं तो आपको पता हो। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, इसमें क्या होता है कि डाटा और इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा पे अप्लाई होगी। यहाँ पे ए भी आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, दोनों पे सिंगल जो है ना वो, मतलब एक टाइम में
सिंगल डाटा आ रहा है और सिंगल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। डेफिनेशन जो है ना वो आपने बना लेनी है। अ कंप्यूटिंग मॉडल वेयर अ सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑन द सिंगल डाटा एलिमेंट एट वन टाइम। प्रॉपर्टी की बात करें तो पावर कंजप्शन इसमें लेस होती है, इसमें जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इसमें जो है वो नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये लार्जर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है, और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो लिमिटेड होती है। ये मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया हुआ है पिछली वीडियो में। बस इसमें क्या था, सिंगल इंस्ट्रक्शन था और मल्टीपल डाटा था। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये है जी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा। इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, और डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। डेफिनेशन एक ही है, बस आपको इंग्लिश में आना चाहिए। एक ही याद कर ली, बाकी सबकी याद हो जानी है। अ कंप्यूटिंग मॉडल वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट सिंगल डाटा एट द सेम टाइम। एडवांटेज की बात करें तो इसमें इंक्रीज थ्रूपुट इंक्रीज होती है और रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ती है और ओवरहेड ज़्यादा होता है। MIMD की बात करें, इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। कंप्यूटिंग मॉडल वेयर मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑन अ मल्टीपल डाटा एट द सिंगल टाइम, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो जी हाई परफॉर्मेंस है जी, फ्लेक्सिबिलिटी स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसमें लोड बैलेंसिंग का इशू आ जाता है, कम्प्लेक्सिटी सिंक्रोनाइजेशन टाइम इसका जो है ना ये क्या आ जाता है, इशू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये वाला करवाती हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा ये इसके बाद आपने उसने पूछा हुआ आपसे क्लस्टर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा में क्या होता है, फ़र्क क्या है दोनों में ना। क्लस्टर्ड जो है ना कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लूजली और टाइटली कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर। मतलब क्लस्टर क्या है कि इसमें सिंगल टाइटली और लूजली, मतलब उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग भी होगा और कम स्ट्रॉन्ग भी होगा, उनके साथ जो है ना वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें, नोड्स आर टिपिकली लोकेटेड इन द सेम फिजिकल लोकेशन कनेक्टेड इन द हाई स्पीड लोकल एरिया नेट। मतलब लैन के अंदर ही, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आपका जो सिस्टम जो है वो क्या होगा, कनेक्ट होगी, नोड्स आपकी कनेक्ट होंगी, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है। की फीचर की बात करें, अवेलेबिलिटी हाई होती है, लोड मतलब एक आप कह लो आपकी जो कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब के अंदर जितने कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं वो एग्जांपल है किसकी, क्लस्टर्ड की, ठीक है। और बाकी जो है ना वो क्या है जी, टाइट नोट्स यूजली शेयर्ड अ कॉमन मैनेजमेंट इंटरफेस, मतलब इनमें जो नेट वो इंटरनेट की सर्विस होती है वो सेम होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑटोनमस कंप्यूटर्स फिजिकली, मतलब ये क्या है कि सेपरेट। अब जैसे ये तो था ना एक कमरे के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर, अब क्या है बिल्डिंग से बाहर आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हो, वही जो मैंने बिल्डिंग वाली 3 एग्जाम्पल दी थी आपको, ठीक है। कि मतलब एक बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग में, तीसरी बिल्डिंग में, एक ही सिटी में आपकी 3 बिल्डिंग्स जो है ना वो है, तो उनमें शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हुआ है आपका, ठीक है। इसकी आर्किटेक्चर की बात करें, नोड्स आर कनेक्टेड। अच्छा इसमें वैन आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि CPU आपका वाइड एरिया नेटवर्क भी इसमें आ जाता है। स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है, रिसोर्स शेयरिंग ज़्यादा होती है, ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद आता है लूज कपलिंग, ईच नोड हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी, इसके बाद हर के पास अपनी अपनी मेमोरी होती है, ठीक है। और वो क्या होता है जी, अपनी उनको जो है वो शेयर्ड मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उनमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। उसके बाद आता है व्हाट इज़ कूडा क्या है, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर है जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, API है, मॉडल है जिसको क्रिएट किसने किया था, NVIDIA। ये अलाउ करता है, ये सॉफ्टवेयर अलाउ करता है डेवलपर्स इंजीनियर्स को कि वो क्यूडा को जो है ना वो इनेबल कर सके ग्राफिकल यूजर। एक होता है ना CPU, क्या इसका स्टैंड फॉर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो क्यूडा है ना ये ग्राफिकल क्या था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है ना वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको जो है ना वो हम कह देते हैं GPU, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग ऑन ग्राफिक प्रोसेसिंग डाटा। वो कहते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल में GPU प्रोग्रामिंग जो है वो इस्तेमाल होती थी, किस लिए इस्तेमाल होती थी, रिक्वायर्ड डेवलपर टू मैप प्रॉब्लम ग्राफिकल लाइक ट्राइंगल और पिक्सल्स वगैरह के थ्रू जो है वो पिक्चर्स वगैरह बनाना। लेकिन अब जो है ना ये क्यूडा जो है वो C बेस्ड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वर्चुअल इंस्ट्रक्शन और पैरेलल कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स को हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो है ना क्यूडा जो है वो कहते हैं कि पैरेलल और प्रोग्रामिंग में हम जो है वो क्यों इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो है ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो GPU है उसकी थ्रूपुट जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है।
GPU की थ्रूपुट बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू किसके थ्रू, CPU के थ्रू। ठीक है, ये उसकी बढ़ती हुई थ्रूपुट के ज़रिए से जो है ना ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इसके रीजंस की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है पैसिव पैरेललिज्म। CPU में क्या था, 16 से 64 कोड्स लगी होती थी, लेकिन अगर फॉर सीरियल टास्क एक ही दफ़ा अगर टास्क परफॉर्म करना है तो 60 से 64 कोड्स हैं। लेकिन अगर उसकी दूसरे की बात करें ना उसकी GPU की, तो उसमें क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी NVIDIA GPU में क्या होता है कि 1000+ कोर्स जो है ना वो लगी होती हैं सिंगल थ्रेड को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें काम जो कितना फास्ट और कितनी स्पीड से होता होगा। हाई मेमोरी बैंडविड्थ की बात करें तो जाहिर सी बात है जब उसकी स्पीड इतनी अच्छी है तो उसकी बैंडविड्थ भी कितनी ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू CPU। ठीक है, उसके बाद आगे एफिशिएंसी की बात करें, डेटा पैरेलल टास्क CUDA क्या जो है ना वो इज़ एन आइडियल है फॉर प्रॉब्लम्स विद द सेम ऑपरेशन कैन बी फॉर मैनी एलिमेंट्स। जैसे मतलब वो सिंगल इंस्ट्रक्शन द मल्टीपल डाटा, मतलब अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन है तो उस पर मल्टीपल डाटा को परफॉर्म कर करके उसका सोल्यूशन जो है वो लास्ट में जल्दी से निकाल लाएगा। ठीक है, जैसा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग वगैरह में। इजी फॉर इंटीग्रेशन जो है ये क्या CUDA जो है प्रोवाइड फेमिलियर, इसके जो टास्क हैं वो C++ या C एक्सटेंशन को इस्तेमाल कर रहा है ना, तो इसके टास्क वो जो सिंटैक्सेस हैं वो भी क्या है आसानी से समझ आने वाले हैं। लाइब्रेरीज जो इस्तेमाल करता है लीनियर अलजेब्रा के लिए QBLAS इस्तेमाल करता है, और डीप लर्निंग के लिए CUDNN जो कि डेवलपर और डीप नॉलेज को, ग्राफिक हार्डवेयर के नॉलेज को ईजी बनाती है। परफॉर्मेंस स्केलिंग की बात करें तो CUDA जो की एप्लीकेशन जो है ना वो कह लो कि डिफरेंट एप्लीकेशन रिटर्न इन CUDA कैन स्केल अक्रॉस डिफरेंट GPU जनरेशंस में जो है ना वो कहती है स्केल होती हैं। एज अ नंबर ऑफ द कोर इंक्रीजेज इन द न्यूअर हार्डवेयर, अगर हम इसकी कोर बढ़ाते हैं द CUDA स्केड्यूलर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड। अगर हम CUDA के जो है प्रोसेसर बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने प्रोसेसर में काम को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ताकि किसी पे वर्कलोड वाला प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया। और ये जो था ये इसके जो है ना वो कुछ फीचर्स हैं, नाम शाम याद कर लेना, बाकी अंदर जो आपने गप्पी छोड़नी है। तो ये हमारे पास पास पेपर था, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये पास पेपर हमें आया था, मतलब ये हमारा वाला पेपर जब मैं CS 7th में थी, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।